एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो सोशल वेलफेयर या सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, स्पेसिफिकली टू द वर्कर्स। नाउ इस इंस्टीट्यूशन में खासकर जिन चीज़ों पर जोर दिया जाता है वो मेडिकल फैसिलिटीज, साथ के साथ इंश्योरेंस। इस खास इंस्टीट्यूशन है जिसे हम शॉर्ट में ESIC बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली 72 ग्लोरियस ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ इस फाउंडेशन। नाउ और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस इंस्टीट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी। देयर आर वेरियस हॉस्पिटल्स रन बाय दिस कॉर्पोरेशन एंड अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि 28,000 से ऊपर बेड्स का जो पूरा पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब या नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज करने की कोशिश है, जिसको हम लेके जाना चाह रहे हैं टू द 28,000 बेड कैपेसिटी एंड इसको अलग अलग स्टेट्स में और उनकी वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाने की कोशिश है। सो आज इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में हम इसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 16 की इन द की कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पे हमारा फोकस एरिया रहेगा ESIC या फिर स्पेसिफिकली द एक्ट विच बिकम द फाउंडेशन फॉर दिस कॉर्पोरेशन। एंड इस एक्ट में का नाम है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड इसमें आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी कि इन ESIC जो बेनिफिट देता है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं किसी एम्प्लॉयर के लिए, या फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हम देखेंगे कि किन इंडस्ट्रीज पे, एस्टेब्लिशमेंट पे या फैक्ट्री पर ये अप्लाई किया जाता है या उनके ऊपर एप्लीकेशन इसकी मैंडेटरी है। देन विल टॉक अबाउट फाइनेंस की इसमें आने वाला फंड, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको 28,000 बेड की कैपेसिटी बनानी है इसके लिए आपको फंड भी चाहिए, तो ये फंड आता, इसलिए फाइनेंस आता कहाँ से है। एंड देन विल टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि एम्प्लॉई से भी कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है अलॉन्ग विद एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में। एंड देन विल टॉक अबाउट द बेनिफिट कि एक्चुअल में और अल्टीमेटली क्या बेनिफिट जो है वर्कर को मिलता है थ्रू दिस स्कीम और थ्रू दिस एक्ट और थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। नाउ सबसे पहले हर एक एक्ट की हमें एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए, और कई बार आपके एग्जाम EPFO, APFC या फिर EPFO, EO के एग्जामिनेशन में आपको इस एप्लीकेबिलिटी से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले बात करते हैं 4 एस्पेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेबिलिटी। नंबर 1 दैट इज ये अप्लाई किन पर होगा। सो every premises और every इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हों उन पर ये एक्ट जो है मैंडेटरी अप्लाई होगा। तो मतलब अगर किसी फैक्ट्री में, एक एस्टैब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको अपने वर्कर्स को इस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, या रजिस्टर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू द स्कीम ऑफ ESIC। एंड इसमें खास बात यह है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर बट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी कवर अप करने की कोशिश है। दैट इज द एफर्ट ऑफ दिस ESI इटसेल्फ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कवरेज पहुंचाएं। नाउ इसके अलावा हर वो फैक्ट्री जिसमें 10 या से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो भी इसमें कवर है, बट यहाँ पे शर्त बस इतनी है कि वो नॉन सीजनल होनी चाहिए। सीजनल को हम कवर अप नहीं करेंगे, मतलब अगर साल में कोई एक पर्टिकुलर सीजन में ही इस किसी इंडस्ट्री में काम रहता है तो उनको इसमें कवर अप ना करके, बिकॉज दे डो नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, सो दे आर नॉट बीन कवर्ड। अदरवाइज ऑल अदर फैक्ट्रीज आर कवर्ड। सो ऐसी शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमास, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट, ये सब भी इसमें कवर अप किए जाते हैं अलॉन्ग विद वेरियस अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। नाउ इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे 10 या से लोग काम करते हैं तो वो भी कवर होंगे। हाँ, बस यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, स्पेसिफिकली जिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स को पर एप्लीकेबिलिटी के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। तो जहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स अगर हैं तो ये अप्लाई होता है एक्ट, लेकिन कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी इस लिमिट को 20 पर रखा है। तो 20 वर्कर या 20 से ज़्यादा वर्कर अगर होंगे तो ये एक्ट के प्रोविजंस
एप्लीकेबल होंगे इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट जनरल प्रोविजन जो इस एक्ट के में है 1948 के इस एक्ट में वो है दैट इज 10 और मोर देन 10 वर्कर्स का क्राइटेरिया। तो जहां पर भी इतने वर्कर होंगे उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर इसके अलावा दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन सा वर्कर इस बेनिफिट को लेने के लिए या ईएसआई एक्ट में मिलने वाले बेनिफिट को अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो एलिजिबिलिटी के लिए हम वर्कर की इनकम देखते हैं। सो अगर वर्कर की इनकम 21,000 या 21,000 से कम है, अगर कम है 21 या 21,000 से, सो हम उसे इसके लिए एलिजिबल मानते हैं। पहले ये लिमिट 2016 तक जो थी वो 15,000 पर थी, बट अब इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है ताकि हम और ज़्यादा वर्कर को इसकी कवरेज में लेके आ सके, बिकॉज वर्कर की ओवर द ईयर इनकम जो है बढ़ जाती है। तो हम नहीं चाहते कोई वर्कर इसकी सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर चला जाए। ना यहाँ पे ये इनकम का क्राइटेरिया है 21,000 रुपये का, वो क्यों रखा गया है? बिकॉज हम चाहते हैं कि इससे नीचे जो वर्कर है, बिकॉज ये मंथली वेजेस ऑलरेडी बहुत कम है 21,000 रुपये। सो इसमें हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो खुद से सेव नहीं कर पा रहा है अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो उसको ईएसआईसी बेनिफिट देके उसको वो सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड कर सके, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी है, जिसमें पेड वेजेस या पेड लीव का प्रोविजन है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी ईएसआईसी उठाता है। ऐसी मेटरनिटी बेनिफिट हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलते हैं। सो ये उन वर्कर्स के लिए है। अगर इसकी 21,000 से ज़्यादा आप कमा रहे हैं, सो इट इज सपोज दैट यू आर हैविंग वेरियस अदर मैकेनिज्म टू सपोर्ट फॉर दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, नाउ इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, एक मूवी थी 3 इडियट्स। अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें ये सीन ज़रूर देखा होगा आपने, जहां पर यू हैव अ राजूज फैमिली एंड द सिचुएशन इज कि भाई शी सेज कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रही है। कैसे हम आपके जो फादर हैं, जो रिटायर्ड पोस्टमैन है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस का कैसे खर्चा उठाएंगे, कैसे मैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाऊंगी, या घर की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उसका कैसे खर्चा उठाएंगे। एंड ऐसी बहन की शादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे ईएसआईसी के द्वारा दिए जाने वाली कई सारे बेनिफिट्स काम आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, फिल्म में इतना एलैबोरेट नहीं किया है, बट अगर वो पोस्टमैन है तो 21,000 के से नीचे के आसपास उनकी इनकम रही होगी। सो इन दैट वे ही बिकम्स एलिजिबल। सो उनके पास एक सिक्योरिटी नेट है, जहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो ईएसआईसी बेयर करता है इन 2 फॉर्म्स। वन इज बाय पेइंग फॉर द इंश्योरेंस कवर, सेकेंड इज बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। बिकॉज ईएसआईसी, जैसे मैंने देखा, वो खुद के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जिसका हमने टारगेट भी देखा कि गवर्नमेंट अब चाह रही है कि हम इस कैपेसिटी को बढ़ाकर अब 28,000 बेड्स तक ले जाए। सो दैट इज हाउ दिस होल इंस्टीट्यूशन वर्क। नाउ इसके आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस, इसमें पैसा आएगा कहाँ से। तो ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, या ईएसआई एक्ट के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग इंश्योरेंस स्कीम बनाई जाती है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, जिसको हम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको अभी हमने देखा कि 72 ईयर्स उसकी फाउंडेशन के हो चुके हैं, ग्रेट ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, सो नाउ अब इस इंस्टीट्यूशन में सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए सेल्फ मतलब अगर मैं इसमें सब्सक्राइबर हूं, मेंबर हूं, तो मुझे खुद से भी कंट्रीब्यूट करना है, और मेरे साथ साथ मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो 2 तरह से इसमें पैसा आता है। वन इज थ्रू द माई कंट्रीब्यूशन, मतलब मेरे वेजेस से कुछ पैसा काटा जाएगा और ईएसआई को वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, एंड ऐसे ही एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेगा। कितना कंट्रीब्यूशन है अभी हम देखेंगे कि दोनों तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है पर इंश्योर्ड पर्सन, उसमें एक लिमिट है, दैट इज जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐड होते जाएंगे, तो पर इंश्योर्ड वर्कर्स एज पर द स्टेट वो 15,000 रुपये उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन द एनुअल बेसिस। ठीक है, नाउ सो दैट मीन्स कि एक बड़ा अच्छा कॉर्पस ऑफ फंड जो है वो आपके पास बन जाता है। नाउ अब बात करते हैं रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन। सो एम्प्लॉइज की जो कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉई का जो शेयर है वो है यहाँ पे 0.75% ऑफ द वेजेस। तो जो वेज का क्राइटेरिया है, हमने पहले डिस्कस किया है अबाउट द वेज क्राइटेरिया, तो उस वेज का 0.75% जो है वो एम्प्लॉई की सैलरी से कटेगा और वो ईएसआई के फंड में कंट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है
वो अब हो गया है 3.25%। ठीक है, ये वेज रेट, ये परसेंटेज अब इंक्रीज हुई है। पहले ये 6.5 हुआ करती थी, अब ये 4 पे लेके आई गई है फॉर द पर्पस, ताकि हम कम से कम बर्डन जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ऊपर डालें। एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट खुद से भी इसमें कंट्रीब्यूशन अब कर रही है। सो अब ये 4% पे आ गया, तो टोटल जो है 4% होगा। एंड जिसमें कि एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा 0.75% और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है 3.25% ऑफ द वेजेस ऑफ द वर्कर। ठीक है, सो मतलब अगर मेरी जो सैलरी है वो 1,000 रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं 1,000 रुपये या 10,000 मान लेते हैं कि अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो इस 10,000 का 0.75% मेरी सैलरी से कटेगा और वो कंट्रीब्यूशन जाएगा ESI के अकाउंट में। ठीक है, तो दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन विच आई विल बी पेइंग। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपका 750 रुपीज़ बन जाता है या 75 रुपीज़ बन जाता है। तो दिस विल बी द डिडक्शन फ्रॉम माई अकाउंट। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से ये डिडक्शन रहेगी आपकी फॉर दिस पर्पस। नाउ इसके अलावा द थिंग इज कि एम्प्लॉयर इसके अलावा 3.75% वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिम। नाउ अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडिंग दिस कंट्रीब्यूशन या ट्रांसफरिंग दिस कंट्रीब्यूशन, पेइंग दिस कंट्रीब्यूशन टू द ESIC विल बी ऑन द एम्प्लॉयर। मेरी सैलरी से 75 रुपये काटने के बाद और अपनी तरफ से 375 रुपये 325 उसमें ऐड करने के बाद, मतलब टोटल 400 रुपये जो हो जाएंगे, ये 400 रुपये ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयर की होगी। तो एम्प्लॉयर वो ESI को ट्रांसफ़र करेगा। नहीं करता है या डिले करता है तो देयर आर फाइन एंड प्लेंटी फॉर दैट ऑल्सो। नाउ इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट, हम की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं इसकी। दूसरा की कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर कैश बेनिफिट। इसमें बिकॉज सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है तो आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितने पीरियड तक किया, वो भी मैटर करेगा। सो अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कंट्रीब्यूट किया है तो आप बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बेनिफिट कब आप क्लेम कर सकते हो? 1 जन टू 30 जून तक। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस ईयर मैंने 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कंट्रीब्यूट किया है तो अगले साल 1 जन से लेके 30 जून तक मैं एलिजिबल हो जाऊंगा टू क्लेम द बेनिफिट जो इसमें मिलने वाले हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है। ऐसे इसे 2 पार्ट्स में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। एक है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, देन दूसरा है 1 सितंबर से 31 मार्च तक। तो 2 पीरियड रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका कैश बेनिफिट जो आपको मिलने हैं इसमें, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वो क्या है कैश बेनिफिट, उन पर बात करते हैं अब। सो नेक्स्ट इज अबाउट द बेनिफिट्स। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो इसमें मेनली हमें जो है 6 तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें खासकर 5 बेनिफिट्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज योर मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स एंड द डिपेंडेंट्स, मतलब द इंश्योर्ड पर्सन या जो सब्सक्राइबर है, जो मेंबर है इस ESIC स्कीम का, अगर उसकी डेथ हो जाती है सो उस द डिपेंडेंट, हिज फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स। ठीक है, तो वो क्या है उन पे हम डिस्कस करेंगे एंड देन देयर आर अदर स्कीम्स ऑल्सो। नाउ इसके बाद सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं अबाउट द मेडिकल बेनिफिट। सो मेडिकल बेनिफिट मतलब आप यू आर इल और यू हैव सम काइंड ऑफ अ मेडिकल कंडीशन फॉर विच you need to have some kind of a medical intervention or support. So जो insured person होगा प्लस उसकी फैमिली भी, ठीक है, तो apart from me my family will also be insured and for that purpose ये एक्सपेंडिचर जो है उस पर कोई लिमिट नहीं है। जितना भी खर्च आएगा वो ESIC जो है वो एक खर्च उठाएगा और मेनली ये खर्च आपको ESI के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो ESI के अलग अलग एरियाज़ में, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हैं इंडिया में अलग अलग रीजन्स में, वहाँ पर बड़े ESI के हॉस्पिटल्स हैं। गुड फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड। कोविड में तो बहुत ही अच्छा काम किया ESI ने। बहुत सारा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, इट वाज बीन वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ नॉट ओनली फॉर द ESI मेंबर्स बट अदरवाइज ऑल्सो। ठीक है, सो इस पर कोई एक्सपेंडिचर की सीलिंग नहीं है, मतलब आपका कितना खर्च बना मेडिकल का वो सारा का सारा बियर करेगा ESIC। एंड ऐसे ही you will be a medical care is also provided to the retired or permanently disabled person। ठीक है, तो मतलब अगर आप रिटायर भी हो गए हो सर्विस से तब भी आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। एंड अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, बिकॉज परमानेंटली डिसेबिलिटी के बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट। एंड इसके अलावा
बस आपको एक टोकन अमाउंट पे करना होता है ऑन द एनुअल बेसिस, दैट इज 120 रुपये, ठीक है। तो अदरवाइज क्या कि जब आप जॉब में हो फिर तो आपकी सैलरी से 0.75% कट ही रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब आपका परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से आपकी नौकरी चली गई है और प्लस अगर कोई और रिटायर भी हो गया है, तो दोनों ही केसेस में आप बस साल का अगर 120 रुपये पे कर रहे हैं तो आप इन सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दिस इज बेनिफिट नंबर 1, मेडिकल बेनिफिट जो आपको इसमें मिलते हैं, दैट इज फ्री ट्रीटमेंट, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन स्पेसिफिकली इन द ESIC हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज द सिकनेस बेनिफिट, कि आप काम पर हैं लेकिन आप किसी बीमारी की वजह से, किसी सिकनेस की वजह से आप काम पे नहीं जा पा रहे, सो आपको यहाँ पे कैश बेनिफिट मिलता है, कैश कंपनसेशन मिलती है। वो क्या है, दैट इज आपको 70% ऑफ योर वेजेस विल बी प्रोवाइडेड एज योर सिकनेस बेनिफिट। ये आपको मिलेगा जब तक आप बीमारी पे चल रहे हैं। मैक्सिमम इसमें जो लिमिट है वो है 71 डेज इन अ ईयर, 71 डेज साल में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आपको अगर काम पे नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज हमारी कोशिश है, ESI की कोशिश है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों कवर अप कर लें। तो अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज को अगर शायद उसका एम्प्लॉयर कुछ पे कर भी दे सिकनेस में, लेकिन अगर नहीं पे करता है और उसने ESI के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर किया हुआ है, तो वो भी कोशिश करेगा कि ESI से ही वो कंपनसेशन मिल जाए, तो वर्कर को वो ESI से बेनिफिट लेने के लिए बोलेगा। सो इन दैट केस 70% ऑफ वेजेस जो उसके अदरवाइज बनते हैं वो उसको मिल जाएंगे। मैक्सिमम पीरियड जो है साल में 91 डेज तक वो ये बेनिफिट ले सकता है, सिकनेस का बेनिफिट जैसे हमने बोला। इसके अलावा अगर सिकनेस एक्सटेंड होती है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट या जो इसमें सर्टिफाइंग सर्जन है इन दिस केस, या मेडिकल ऑफिसर है, अगर वो सर्टिफाई करता है, देन दिस कैन फर्दर बी इंक्रीज्ड। एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जो इस शेड्यूल में, ESIC के शेड्यूल में ही ऐड की गई है। अगर वैसी कंडीशन है, अगर ऐसी कोई मैलिग्नेंट डिजीज़ हो गई है या फिर लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो गई है, सो इन दैट कंडीशन आपके जो बेनिफिट्स हैं वो फर्दर एक्सटेंड किए जाएंगे। सिकनेस के जो बेनिफिट्स हैं वो फर्दर इंक्रीज़ किए जाएंगे। इसमें बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पास्ट 6 मंथ्स में 78 डेज़ की हो। तो मतलब जो आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है टू द फंड, वो 78 डेज़ का तो एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जाए पिछले 6 महीने में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो बस इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको देकर यू गेट अ गुड एडवांटेज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ESIC। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट्स। नाउ तीसरा बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट। ना इसमें एक बात समझना कि हमने पहले हमारे की कॉन्सेप्ट सीरीज में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी किया था, जिसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गिव यू द मैटरनिटी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स प्लस द पेड वेजेस। आपको पेड वेजेस देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जिसके पास आप काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर की थी। लेकिन ESIC के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं, बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक कमज़ोर तबका ऑफ वर्कर्स को कवर अप कर रहे हैं जो 21,000 से कम कमा रहा है, तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि एम्प्लॉयर पे भी ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए और ESIC इस फंड को यूटिलाइज करेगी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। तो क्या है बेनिफिट, वो ये है कि 26 वीक के लिए जब तक वो लीव पर है, 26 वीक की जो लीव उसको मिली है, वो 26 वीक की लीव के लिए ESIC विल पे, ठीक है, ESIC विल बी पेइंग फॉर दोज वेजेस, ठीक है। तो ये वेज, जितना वेज मिल रहा था वो वेज जो है वो ESI बियर करेगा फॉर 26 वीक्स, ठीक है। तो 26 वीक का जो भी वेजेस बनता है वो ESI अपने फंड से प्रोवाइड करता है। एंड ये बेनिफिट एक्सटेंड भी हो सकता है मेडिकल ऑफिसर के एडवाइस के ऊपर पे, डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कंडीशन। इसमें भी छोटी सी कंडीशन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पिछले 2 कंट्रीब्यूटिंग पीरियड, मतलब पिछले 1 साल में एटलीस्ट 70 दिन जो है कंट्रीब्यूट किया हो इनटू द फंड, ठीक है। तो ये आपका है कंट्रीब्यूटिंग पीरियड या कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो मतलब 2 पीरियड हैं आपके। तो आपका 2 पीरियड हमने देखा था कि आपका जनवरी से लेके जून तक बनता है, जून से लेके आपका दिसंबर तक बनता है। तो दिस इज द 2 पीरियड्स एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द बेनिफिट, ठीक है। सो उनमें आपको बस 2 पीरियड में मिला के 70 दिन ही कंट्रीब्यूट करना है। नाउ आगे चलते हैं इसके बाद। नाउ नंबर 4 है डिसेबिलिटी बेनिफिट, ठीक है। डिसेबिलिटी बेनिफिट 2 तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो 2 तरह के बेनिफिट है। एक है टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट, जहां पे आप फॉर द टेम्परेरी बीइंग आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या आपकी पूरी बॉडी जो है उतनी कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पा रही है। सो फॉर दैट पर्पस अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो आपको 90% ऑफ द वेजेस जो है वो मिलेंगे
90% ऑफ द वेजेस जो है मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक आप जो है इस टेम्परेरी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट एबल टू स्टैंड, ठीक है, आप जो है बेड रेस्ट पर है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है फॉर सम मेडिकल कंडीशन, सो ये टेम्परेरी है, ठीक है। बट अगर आप, तो आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा फॉर 90% ऑफ वेजेस जब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम है। और दूसरी कंडीशन, जब आप आपका टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, फॉर एग्जांपल हार्ट टेम्परेरी काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका कोई मैकेनिकल इंजरी, कोई आपकी ये फैक्ट्री प्रमाइसेस में कोई इंसिडेंट हुआ, मशीन ऑपरेट करते हुए कोई इंसिडेंट हुआ, इंजरी हुई, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो इम्प्यूट करना पड़ा, या आपका हाथ अब काम करने के लिए काम करने की परमानेंटली कंडीशन में नहीं है, हाथ हो गया, पैर हो गया, या ऐसी कोई डिजीजेस भी हो सकती हैं आपको। सो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको परमानेंट डिसेबिलिटी बोला जाएगा। मे बी सम बॉडीली इंजरी, परमानेंट बॉडीली इंजरी, जिसकी वजह से अब आप कुछ और काम करने के लिए लायक नहीं है, या फुली का लायक नहीं है, पार्शल भी हो सकता है, फुली, बिकॉज मेरा एक हाथ चल रहा है, एक नहीं चल रहा, एंड आई एम एबल टू मूव ऑन वन लेग, बट अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम। सेम गोज विद रिस्पेक्ट टू आई साइट ऑल्सो। सो ऐसी सिचुएशन में मुझे कंपनसेशन मिलेगा, जिसको विच इज 90% ऑफ द वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट आपको ये मिलता रहेगा। एंड it will also depend on the amount of injury I have और amount of disability I have, कि मुझे कितनी डिसेबिलिटी है, क्या मैं फुली डिसेबल हो चुका हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या पार्शियल डिसेबिलिटी है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत काम जो है कर सकता हूँ। तो दैट विल बी डिफाइंड बाय द मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर डिफाइन करेगा, जैसा मेरा लॉस है उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑल्सो, ठीक है। वो मेडिकल बोर्ड बनेगा, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि कितने % की डिसेबिलिटी है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू गेट द बेनिफिट। नाउ नंबर 5 इज विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट्स बेनिफिट। डिपेंडेंट्स मतलब द पर्सन हैज़ डिक्रीज्ड, द पर्सन हैज़ नो मोर, सो इन दैट कंडीशन कि जो 90% ऑफ वेजेस बनते हैं वो मंथली बेसिस पे डिक्रीज पर्सन के नॉमिनी को, या नॉमिनी को मिल जाएगा, या उसकी फैमिली को मिलता रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड। एंड इसके अलावा नाउ ये कंडीशन जो है डिक्रीज की या डेथ की कंडीशन जो है, दैट शुड बी एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या फैक्ट्री में ऑपरेट करते हुए या फिर फैक्ट्री से एसोसिएटेड कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल डिजीज होती हैं, तो उनकी वजह से अगर वर्कर की डेथ हुई है, तो देन यू विल बी गेटिंग द दिस बेनिफिट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो इन दैट वे, अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी है या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की वजह से इंजरी है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आपके फैक्ट्रीज एक्ट में भी डिफाइन किए गए हैं, सो इफ इट इज बिकॉज ऑफ दैट, देन यू विल बी गेटिंग द benefit, then the family will be getting the benefit in that form। और डिपेंडेंट्स के में अगर वो पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स है तो उसमें हम उसमें हम एक इनकम क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर पहले क्या था कि ये बेनिफिट मिलने की जो रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज कि इंश्योर्ड पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, दे मस्ट बी अर्निंग 5,000 अ मंथ और लेस देन 5,000 अ मंथ, तब ये उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब इस लिमिट को इंक्रीज किया गया है, अब 9,000 अ मंथ कर दिया है। तो मतलब अगर डिक्रीज्ड इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं, अगर उनकी मंथली इनकम 9,000 से कम है अब, तो उनको ये डिक्रीज डिपेंडेंट्स बेनिफिट जो है वो मिलेगा, दैट इज 90% ऑफ द वेजेस विच अदरवाइज दिस पर्सन और दिस डिक्रीज्ड एम्प्लॉय यूज टू गेट ऑन द मंथली बेसिस, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये नंबर जो चेंज होते हैं ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, राइट, दिस 9,000 रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज नंबर 6 एंड द लास्ट पार्ट ऑल्सो। नाउ ये अदर बेनिफिट्स में आता है, जहाँ पे फ्यूनरल के लिए, बिकॉज हमारे पास इंडिया में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में ऐसा भी सिचुएशन है दैट द फैमिली इज नॉट एबल टू सेव इवन फॉर द दीज काइंड ऑफ एक्सीजेंसी, जहाँ पे इंडिविजुअल की डेथ होगी और लास्ट रिट्स के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। उसके अंतिम संस्कार के लिए भी अगर पैसा नहीं है, तो ESIC ये भी कवर अप करता है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस से लेके आपके डेथ के बाद होने वाले एक्सपेंसेस को भी कवर अप करता है। सो यहाँ पे 15,000 रुपये का लमसम अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द डिपेंडेंट फैमिली फॉर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस। एंड इसी के साथ साथ आपको कन्फाइनमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कन्फाइनमेंट बेनिफिट्स स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू फॉर द वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन
है अगर ESIC के हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हो पाई है फॉर सम रीज़न और कहीं पर भी और उसे एडमिट होना पड़ा है, देन द ESIC विल बी पेइंग फॉर दैट पीरियड इटसेल्फ, ठीक है। तो जितना वो कन्फाइनमेंट पीरियड है उसके लिए ESI पे करेगा, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट जो ESI एक्ट के थ्रू मिलते हैं और ये सारे की कॉन्सेप्ट्स आपको ESI एक्ट से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, EO के एग्जामिनेशन में और भी AFC के एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में बस ये बोल दूं कि आपके एग्जाम की जो है डेट वो आ चुकी है, 2 जुलाई है। तो बी वेरी वेरी अटेंटिव नाउ। 2 जुलाई को आपका पेपर है 2023। सो बी वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू ऑल द की कॉन्सेप्ट। इन पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हम की कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस करें टॉपिक वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और अभी तक अगर आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन ठीक तरीके से शुरू नहीं की है स्पेसिफिकली फॉर द इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग एंड सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि इन एस्पेक्ट पे आपकी अभी भी तैयारी नहीं है तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर कि सक्सेस ट्री अलग से भी एक मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है आपको, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग ये पूरा अलग से एक मॉड्यूल है जो आप इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको GS में भी आपको लग रहा है वीकनेस है अभी, तो फॉर दैट पर्पस अगर आपको लगता है कि वो नहीं ठीक से कवरेज मिल पा रही है, आपका नहीं है सिलेबस कवर, तो हमने सक्सेस ट्री पर ऑलरेडी एक फुल फ्लेज कोर्स बनाया है जिसमें आपका GS भी कवर हो जाएगा, CSET भी कवर हो जाएगा, प्लस आपका अकाउंटिंग, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगा। तो आप फुल फ्लेज कोर्स भी ले सकते हो। दोनों ही कोर्सेज के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द चॉइस इज योर्स डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, यू कैन गो फॉर द कोर्सेज बिकॉज नो मच टाइम इज लेफ्ट नाउ, ठीक है। आपके पास बहुत कम टाइम है, हार्डली आपके पास बस मई और जून का टाइम रह गया है। सो 2 महीने का पीरियड है, 60 दिन से भी कम अब आपके पास समय रह जाएगा। सो फोकस ऑन द स्टडीज़ नाउ। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि एक ही दिन में 2 पेपर आप दे सकते हैं और अल्टीमेटली डायरेक्टली इसके बाद इंटरव्यू ही होगा। सो इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी। लुक टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, सी व्हाट कोर्स यू रिक्वायर, or otherwise you can take the benefit of the key concept series or the previous playlists you have which is available on the YouTube channel of ours free of cost, ठीक है। This is Deepak Thakur signing off for today. As your mentor, my last and final word is be attentive, be very sincere with respect to this preparation. It's a golden opportunity. Thank you so much.